हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की सेकंड सेमेस्टर की तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण यानी कि मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 5 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट की 5th यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारी यूनिट नंबर 5 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो हमारी यूनिट नंबर 5 है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बताइएगा कि कुछ देश बहुत अमीर क्यों है और कुछ देश बहुत गरीब क्यों रह जाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे जो देश है वे बहुत ही विकसित है, लेकिन कई देश आज भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ पैसा ही विकास तय करता है या इसके पीछे राजनीति और सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार होती है? तो यही समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था का परिचय, इसका ऐतिहासिक विकास, इसी के साथ साथ चार प्रकार के सिद्धांत: आधुनिकीकरण सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत, अल्प विकास सिद्धांत और वैश्विक प्रणाली सिद्धांत। तो चलिए इस यूनिट की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध का अध्ययन है। तो सबसे पहले आप समझिएगा राजनीतिक अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा दो देश है, देश ए और देश बी। तो दोनों के पास प्राकृतिक संसाधन, लोग, जमीन सब कुछ है, लेकिन जो हमारा देश ए है वो बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया और जो हमारा देश बी है वो गरीब रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विकास केवल संसाधनों से नहीं होता, बल्कि वो होता है हमारी सरकार की नीतियां, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो इन सभी के अध्ययन को ही हम कहते हैं हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है वो राजनीति और अर्थव्यवस्था के संबंध का हमें अध्ययन कराती है, उसी को हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही समझना हुआ कि राजनीतिक नीतियां क्या होती है, कैसे काम करती है, सरकार और आर्थिक व्यवस्था मिलकर किसी देश के विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो केवल बाजार या संसाधन पर नहीं, बल्कि जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था, जो सरकारी नीतियां, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस जो हमारी ये अंतरराष्ट्रीय जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी आती है, इसमें हमारे कुछ प्रमुख सिद्धांतों को हम समझेंगे। जो हमारा पहला सिद्धांत होगा वो आधुनिकीकरण सिद्धांत होगा, सेकंड सिद्धांत होगा निर्भरता सिद्धांत, थर्ड होगा अल्प विकास सिद्धांत और फोर्थ होगा वैश्विक प्रणाली सिद्धांत। तो चलिए, ये तो हमारे एक छोटी सी भूमिका हो गई। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक अवलोकन को लेकर। तो अब हम समझते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक अवलोकन। तो स्टूडेंट, अब थोड़ा इतिहास को समझते हैं। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो स्टूडेंट, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो विद्वान थे वे सोचने लगे कि राज्य और बाजार के बीच में
क्या संबंध है, मतलब सरकार को अर्थव्यवस्था में कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। तो प्रारंभिक समय में विद्वान यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि राज्य और बाजार के बीच क्या संबंध है। तो उस समय आर्थिक गतिविधियों में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझिएगा। मान लो एक स्कूल है, अगर प्रिंसिपल कुछ भी कंट्रोल नहीं करे तो क्या होगा, बच्चे मनमानी करेंगे, कोई पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा कंट्रोल करे तो भी समस्या होगी। तो इसीलिए जो एक संतुलन है कि कितना हस्तक्षेप करना चाहिए कितना नहीं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन, उद्योग और व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ, जिससे कई देशों में तेजी से आर्थिक विकास हुआ, लेकिन कई देश पिछड़ गए। तो इससे जो देशों के बीच आर्थिक असमानता है वो बढ़ने लगी। तो इसीलिए सरकार और बाजार के बीच जो संतुलन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उद्योग बढ़े थे, व्यापार बढ़ा था, उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ एक नई समस्या यही आई थी कि कुछ देश तो बहुत तेजी से विकसित हो गए, लेकिन कुछ देश पीछे ही रह गए। तो यही था हमारा एक ऐतिहासिक अवलोकन। इसके बाद इसमें ही एक पॉइंट आता है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ उसको भी आप समझिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद विकास का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो गया। तो 1945 के बाद बहुत से जो देश थे वे स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन उनके सामने भी एक बड़ी समस्या आई हुई थी। तो कई नए स्वतंत्र देशों को आर्थिक विकास की समस्या का सामना करना पड़ा। तो स्टूडेंट आर्थिक विकास कैसा किया जाए, इसीलिए जो विद्वान थे उन्होंने इसके विकास और अविकास को समझाने के लिए नए प्रकार के सिद्धांत विकसित किए। और जो ये सिद्धांत थे इनका उद्देश्य था ये समझना कि किस प्रकार आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। तो यही था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक अवलोकन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आधुनिकीकरण सिद्धांत यानी कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार सभी समाज पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज की ओर विकसित होते हैं। यानी कि आप कोई भी समाज ले लीजिएगा तो वो पहले पारंपरिक समाज बनता है, उसके बाद वो आधुनिक समाज बनता है। मतलब जैसे लोग पहले खेती पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास उद्योग आए, तकनीक आई और शिक्षा बढ़ गई। तो इस सिद्धांत का मुख्य विचार यही है कि जो विकास है वो एक क्रमिक और समान प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। तो स्टूडेंट आप समझिएगा किसी भी चीज का जो विकास है वो आपका एक पीढ़ी दर पीढ़ी ही होता है। यानी कि अगर आपको कोई भी, आप समझिएगा आप जैसे कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप प्लॉट लेते हैं, उसकी नींव बनाते हैं, उसके बाद उस पर फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद उस पर कलर करते हैं, पत्थर लगाते हैं। यानी कि क्रमिक विकास में समान प्रक्रिया में काम होता है। तो यही हमारा आधुनिकीकरण सिद्धांत कहता है कि जो समाज है वो पहले पारंपरिक समाज रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो आधुनिक समाज की ओर विकसित होता है। तो विकसित देश पहले अविकसित थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने औद्योगिकरण, तकनीकी विकास और शिक्षा के माध्यम से विकास किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले विकसित देश थे वे भी अविकसित थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करी, तकनीकी विकास करा, जिस कारण वे विकसित देश बन गए। तो इसीलिए विकासशील देशों को भी वही रास्ता अपनाना चाहिए जो पश्चिमी देशों ने अपनाया था। यानी कि जो हमारा पश्चिमी देश थे वे किस तरीके से विकसित हुए, उसी तरीके से हमारे जो अविकसित देश या विकासशील देश है उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो इसी में ही हमारा आता है एक रोस्टो का विकास सिद्धांत। तो अब हम समझ लेते हैं हमारे रोस्टो के विकास सिद्धांत के बारे में। तो हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान थे डब्ल्यू रोस्टो। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये है हमारे डब्ल्यू रोस्टो। तो इन्होंने आर्थिक विकास के 5 चरण बताए। तो उन 5 चरण को आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला जो चरण है वो है प्रारंभिक समाज। तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास बहुत कम। यानी कि जो पारंपरिक समाज होता था, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। यहाँ पर जो तकनीक थी वो बिल्कुल कम, यानी कि ना के बराबर ही थी। तो उसको इन्होंने पारंपरिक समाज कहा। इसके बाद सेकंड जो चरण आया वो है विकास की तैयारी को लेकर। विकास की तैयारी में क्या हुआ, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास होने लगा। तो यहाँ पर शिक्षा बढ़ती है और साथ ही उद्योग भी शुरू होने लगते हैं। थर्ड आता है हमारा विकास की शुरुआत। पहले तो विकास की तैयारी करी, उसके बाद विकास की शुरुआत हो गई।
तो अब जो उद्योग थे उनका तेजी से विकास होने लगा, निवेश और उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। तो यहाँ पर उद्योग तेजी से बढ़ते हैं और निवेश भी बढ़ने लगता है। चौथा जो हमारा चरण आता है वो हमारा आता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विस्तार, यहाँ पर हमारा तकनीकी विकास होता है और जो हमारे उद्योग थे वे भी बढ़ने लगते हैं। इसके बाद पांचवा जो चरण आता है वो आता है उच्च जन उपभोग का चरण, यानी कि उच्च आय और बेहतर जीवन स्तर। तो यह सबसे विकसित अवस्था हमारी मानी जाती है। यहाँ पर लोगों की जो आय है वो अधिक होती है और उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर किसी गांव में पहले केवल खेती होती थी, फिर फैक्ट्री आई, सड़क बनी, स्कूल खुले, तो वह धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो रोस्टो है उन्होंने एक विकास सिद्धांत दिया। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी स्टूडेंट इनके विकास सिद्धांत की? इसकी मुख्य विशेषता यही थी कि उन्होंने विकास को चरणों में समझाया, साथ ही उन्होंने औद्योगिकरण और तकनीकी विकास पर जोर दिया। तो पश्चिमी देशों का विकास का मॉडल इसमें माना गया, यानी कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने अपने आप को विकासशील से विकसित किया, इसी तरीके से जो अन्य देश है वे भी अपने आप को विकासशील से विकसित करें। तो यही थी इनके मॉडल की मुख्य विशेषता। लेकिन आपने देखा होगा हमेशा किसी भी मॉडल को मुख्य बताया नहीं जाता, उसकी विशेषता होने के साथ साथ उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती है। तो इसी तरीके से जो रोस्टो का विकास मॉडल था उसकी भी कुछ आलोचना है, उन आलोचना को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो आलोचना है वो ये है कि सभी देशों की परिस्थितियां समान नहीं होती। तो स्टूडेंट, क्योंकि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसीलिए एक ही विकास मॉडल पर सब कुछ लागू नहीं हो सकता। तो यही इसकी आलोचना थी जो कि मैंने आपको बता दिया। यही था हमारा विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आता है वो हमारा आता है निर्भरता सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कि दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जिसे हम कहते हैं निर्भरता सिद्धांत। तो निर्भरता सिद्धांत 1960 के दशक में विकसित हुआ। तो जो हमारा 1945 के बाद का समय था वो आधुनिकीकरण का था। उसके बाद आया हमारा निर्भरता सिद्धांत जो कि 1960 के दशक में विकसित हुआ। तो ये सिद्धांत क्या कहता है आप उसको समझिएगा। यह सिद्धांत बताता है कि गरीब देशों का अविकास विकसित देशों के कारण होता है। यानी कि जो सिद्धांत है ये कहता है कि गरीब देशों को जो अविकास है वो उनकी अपनी गलती नहीं है, बल्कि विकसित देश की गलती है। यानी कि जो विकसित देश है किस तरीके से गरीब देशों के संसाधन और श्रम का उपयोग करते हैं, जिससे कि जो गरीब देश है वो आर्थिक रूप से विकसित देशों पर निर्भर हो जाता है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लो एक बड़ा व्यापारी है और उसके साथ छोटे व्यापारी भी काम करते हैं। तो बड़ा व्यापारी जो होगा वो हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाता है और छोटे व्यापारियों को कम फायदा देता है। तो इसी तरीके से जो विकसित देश है वो गरीब देशों के संसाधन, उनके श्रम का उपयोग करते हैं और इससे जो गरीब देश है वो विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं। तो मुख्य विचार इसका यही है कि ये कहता है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था असमान है। विकसित देश जो है वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और जो विकासशील देश है वो उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो यही था इसका मुख्य विचार। इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम आप समझिएगा। तो सबसे पहला परिणाम हुआ गरीब देशों का आर्थिक विकास रुक जाता है। तो स्टूडेंट, इसके कारण जो गरीब देशों का विकास है वो रुक जाता है, उनके संसाधनों का शोषण होता है, जिससे कि आर्थिक असमानता भी बढ़ती है। तो यही था परिणाम। इसके बाद इसके महत्व की बात करें तो महत्व क्या रहने वाला है, महत्व समझते हैं हम। तो महत्व था कि ये जो सिद्धांत था ये वैश्विक पूंजीवाद और आर्थिक शोषण की आलोचना करता है। साथ ही ये हमें यह भी बताता है कि जो विकास है वो केवल आंतरिक कारणों से नहीं बल्कि जो बाहरी कारण है उनसे भी प्रभावित होता है। तो यही था हमारा निर्भरता सिद्धांत जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अल्प विकास को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अल्प विकास के बारे में, यानी कि हमारा अल्प विकास क्या है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप अल्प विकास का अर्थ समझिएगा। अल्प विकास का अर्थ है आर्थिक, असामाजिक और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ापन, यानी कि स्टूडेंट अंडर डेवलपमेंट। यानी कि अल्प विकास का मतलब है जब कोई देश आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी इन तीनों दृष्टि से पीछे रह जाता है तो उसको हम अल्प विकास कहते हैं। तो जिन देशों में गरीबी, बेरोजगारी और कम औद्योगिक विकास होता है उन्हें अल्प विकसित देश भी कहा जाता है। तो ऐसे जो देश हो गए स्टूडेंट, उनमें क्या होगा, ऐसे देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो तकनीकी विकास है वो भी आपको कमी देखने को मिलेगा।
तो यही था हमारा अल्प विकास का अर्थ। अब आप इसका कुछ विशेषताएं समझिएगा। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये होती है कि इस प्रकार के जो देश होते हैं उनकी कम प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि जो विकसित देश है उनकी तुलना में यहाँ के व्यक्ति की जो आय है वो कम होगी, और इसी तरीके से यहाँ पर अधिक गरीबी और बेरोजगारी भी पाई जाएगी। साथ साथ कमजोर औद्योगिक आधार हो गए, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी बनी रहेगी। तो यही थी हमारी अल्प विकास की कुछ विशेषताएं। अब अल्प विकास के कारण समझ लीजिएगा, आखिर अल्प विकास होता क्यों है। तो स्टूडेंट, अल्प विकास के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है होता है वो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। जैसे कि आप भारत में देखें, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिशों का शासन था, उसका प्रभाव। सेकंड, संसाधनों का असमान वितरण, यानी कि जो विकसित देश होते हैं वे संसाधनों का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो विकासशील देश होते हैं वे संसाधनों का कम यूज करते हैं। इसी के साथ साथ तकनीकी विकास में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, तो ये सभी कारण है जिन कारण से अल्प विकास होता है। तो स्टूडेंट, आप एक उदाहरण से माध्यम से समझेगा। अगर किसी देश में फैक्ट्रियां कम है, शिक्षा कम है, रोजगार कम है, तो जो वो देश होगा वो अंडर डेवलपमेंट माना जाएगा। तो यही था हमारा अल्प विकास, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक प्रणाली सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के बारे में, यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में देखने को मिल जाता है, जिसे हम वर्ल्ड थ्योरी सिस्टम या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप समझिएगा इसको दिया किसने था। तो इस सिद्धांत को इमैनुअल वालस्टीन ने विकसित किया था। तो जो हमारे इमैनुअल वालस्टीन थे, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली की तरह काम करती है। तो उन्होंने यही बताया कि इसके अनुसार पूरी दुनिया वैश्विक आर्थिक प्रणाली के रूप में काम करती है। इस प्रणाली में देशों की जो भूमिका है वे अलग अलग होते हैं, यानी कि उन्हें दुनिया के 3 भाग बताए। तो दुनिया के 3 भाग को हम समझ लेते हैं। कौन कौन से भाग बताए। फर्स्ट उन्होंने बताया केंद्र, सेकंड अर्ध परिधि और थर्ड परिधि। तो केंद्र में कौन होता है, जैसे सबसे पहले आप समझिएगा कोर देश। जो कोर देश होते हैं वे कौन से होते हैं। तो कोर देश होते हैं विकसित और समृद्ध देश, उन्नत तकनीक और मजबूत उद्योग। यानी कि कोर में वे देश होंगे जो विकसित हो गए, जैसे कि आप देखें हमारे यहाँ पे अमेरिका, जापान या जर्मनी हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे अर्ध परिधि, यानी कि जिन्हें हम सेमी पेरिफेरी भी कहते हैं। तो वे हमारे इसके बीच में आते हैं, और ये जो देश होते हैं मध्यम विकास वाले देश होते हैं, यानी कि मध्यम स्तर के विकास वाले देश। केंद्र और परिधि के बीच की स्थिति यहाँ पर होती है। यानी कि आप समझिएगा, आप इस तरीके से समझिएगा, ये आपके 3 है। ये तो आपके जो ये बिंदु हो गए ये आपके कोर यानी कि केंद्र देश हो गए। ये आपके जो सेकंड वाली लाइन हो गई ये आपके अर्ध परिधि देश हो गए, और ये जो थर्ड वाली लाइन हो गई ये आपके परिधि देश हो गए। यानी कि ये आपका सबसे ऊपर, ये आपका मध्यम और ये आपका नीचे। तो अब हम बात करते हैं परिधि। तो परिधि में जो आते हैं वे गरीब और विकासशील देश आते हैं। कच्चा माल और श्रम ये प्रदान करते हैं। तो ये जो गरीब देश होते हैं ये ही कच्चा माल और श्रम प्रदान करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझो, एक स्कूल में टॉपर स्टूडेंट हो गया, एवरेज स्टूडेंट हो गया और वीक स्टूडेंट हो गया। तो ठीक उसी तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोर, सेमी पेरिफेरी देश होते हैं। तो यही था हमारा दुनिया के 3 भाग जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके मुख्य विचार यही है कि विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी प्रणाली पर आधारित है, यह हमें बताता है। साथ ही विकसित देश गरीब देशों के संसाधनों का उपयोग करते हैं, यह भी बताता है, और इससे वैश्विक आर्थिक असमानता बनी रहती है। तो यही थे हमारी दुनिया के 3 भाग, जिसे हम वैश्विक प्रणाली सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष में अब हम पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। तो विकास और अविकास को समझाने के लिए कई सिद्धांत विकसित हुए, जैसे कि आधुनिकीकरण, निर्भरता, अल्प विकास और वैश्विक प्रणाली। तो आधुनिकीकरण जो सिद्धांत है वो विकास को आंतरिक प्रक्रिया में देखता है, और जो हमारा निर्भरता सिद्धांत है वो बाहरी आर्थिक शोषण के कारण माना जाता है। इसी तरीके से जो अल्प विकास सिद्धांत है वो आर्थिक पिछड़ेपन को समझाता है, और जो हमारा वैश्विक प्रणाली सिद्धांत है वो वैश्विक आर्थिक संरचना को समझाता है। तो इन सिद्धांतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्यों देश विकसित है और क्यों देश अपनी भी विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सभी सिद्धांतों के माध्यम से हम विकास की प्रक्रिया को अधिक व्यापक रूप से समझ सकते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारी यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी 5th यूनिट,
जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सब हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी लास्ट यूनिट नंबर 6 के बारे में, लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।